पॉइंट है कि क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है या नहीं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये मौलिक अधिकार है और इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे साथियों, अपनी बात नहीं करेंगे हम लोग, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ करेंगे कि संविधान मौलिक अधिकार है, वो आरक्षण मौलिक अधिकार है। इस बात को हम इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे साथियों। ध्यान से देखना आप लोग, संविधान जो है वो अंग्रेजी में लिखा गया है, सबसे नंबर 1 बात। हिंदी में इन लोगों ने ट्रांसलेट किया है। संविधान में अंग्रेजी में लिखा है राइट टू इक्वालिटी। जो आपका जो पार्ट 3 है भारत देश के संविधान का, पार्ट 3 है, उसमें जो चैप्टर है, सब चैप्टर जो है उसमें जो पार्ट में जो चैप्टर है राइट टू इक्वालिटी, जो कि रन करता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ये राइट टू इक्वालिटी के सारे आर्टिकल्स हैं। वो जो है उसमें राइट टू इक्वालिटी लिखा हुआ है, इंग्लिश में बना था, उसमें राइट टू इक्वालिटी लिखा हुआ है, जिसका अर्थ हिंदी में बनता है समता के लिए अधिकार। राइट टू इक्वालिटी का मतलब समता का अधिकार नहीं बनता। राइट टू इक्वालिटी हिंदी में जो लिखा हुआ है उसका मतलब समता का अधिकार नहीं बनता। इंग्लिश में राइट टू इक्वालिटी का हिंदी में जो शब्द बनता है वो समता के लिए अधिकार बनता है। समता का अधिकार नहीं, समता के लिए अधिकार साथियों यहां पर ये बनता है। आगे समझ में आएगी ये बात हमने यहां पे क्यों रखी। अगर यहां पे होता समता का अधिकार तो फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता था रिजर्वेशन, क्योंकि समता का अधिकार मतलब है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर माना जाएगा, जैसा जो है उसको वैसा ही बराबर माना जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ समता का अधिकार। लेकिन सबको बराबर किया जाएगा, ये समता के लिए अधिकार है। इसका जो असली मीनिंग है उसका मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर समझा जाएगा, ये नहीं है, बल्कि ये है कि सबको बराबर किया जाएगा। अगर इसका मतलब होता है कि सबको बराबर माना जाएगा तो मौलिक अधिकार आरक्षण नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब है सबको बराबर किया जाएगा, ये समता के लिए अधिकार संविधान देता है। के लिए का मतलब सरकार को कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, ये संविधान करता है। ये बात जब होती है तो तब ये आरक्षण मौलिक अधिकार के रूप से जाना जाता है। तो ये राइट टू इक्वल, जैसे बाबा साहब ने लिखा टू एजुकेट, टू यूनाइट, टू एजिटेट, टू वर्ड उन्होंने इंग्लिश में यूज किया है, मतलब करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तो हमने अपने हिसाब से बनाया। लेकिन टू एजुकेट का मतलब तो होता है शिक्षित करो, करने के लिए, टू करने के लिए बोला, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। बाद में तो करो आपने यूज किया है इसमें, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब संघर्ष करने की आप बात करते हैं तो टू एजिटेट की बात करते हैं। तो यहां पर करने के लिए बोला है, समान करो, समान मानो, ये नहीं ऐसे तो कोई गरीब है, एक अमीर है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का, दोनों को हमने समान मान लिया, ये नहीं कहा संविधान ने। दोनों को समान करो। अगर आप लोग यहां पे समझ सकते हैं, आर्टिकल 14 को अगर हम लोग देखते हैं सम्मानित साथियों, उसमें चीज आती है, यहां पे हमने उसको लिखा नहीं है, लेकिन एक चीज आती है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए इक्विटी बिफोर लॉ, जो आपका जो है ये राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहले जो आर्टिकल 14 आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, पर्सन वर्ड यूज किया गया है, सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया गया है। पर्सन का मतलब विदेशी आदमी भी हो सकता है। उसके साथ में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष अधिक समान,
कानून के सामने सब लोग समान होंगे, उसके साथ साथ समान कानून सबको समान रूप से प्रोटेक्शन देगा। जो कमजोर है उसको ऊंचा उठाने का काम करेगा। ये बात जो है इसमें कही गई है। साथ में थोड़ा टाइट है लेकिन क्योंकि ये लीगल मामला है, आप समझ सकते हैं, ये संविधान का मामला है, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना हो सके उतना डाउन आकर के मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो साथियों इसमें कहा है कि समता के लिए अधिकार दिए जाते हैं, सभी को समान करने के लिए अधिकार भारत के संविधान में दिए जाते हैं। इन अनुच्छेद के अंतर्गत गवर्नमेंट इज इंस्ट्रक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश द इक्वालिटी इन द सोसाइटी एज ए होल। गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, किसके द्वारा? इस आर्टिकल के द्वारा, इस संविधान के द्वारा, कि आप जो है इस्टेब्लिश करेंगे इक्वालिटी, पूरी समाज के अंदर आप समानता का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। ये मतलब काम करने के लिए बोला है, मानने के लिए नहीं बोला कि आप सबको बराबर मानो, ये नहीं, बराबर तो मानो, इक्वालिटी बिफोर लॉ बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 14 में इस बारे में कहा गया है। सम्मानित साथी, इसमें ये कहा गया है कि आपको सबको सब समान मानना है, जो अगर समान नहीं है तो उनको समान करना है, उनको बराबर करना है। इस काम के लिए संविधान ने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है। इसलिए सम्मानित साथियों ये आप आगे इसको समझ सकते हैं। साथियों उसका हमने पीछे जो बताया उसका रेलिवेंसी आपको यहां पर मिलेगी। आरक्षण का जिक्र भाग 3 में है। अगर आर्टिकल 15(4) को हम बात करते हैं, 15(4), 16(4), 333 से 332 और 340, ये आरक्षण से संबंधित आर्टिकल्स हैं। नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, पॉलिटिकल के लिए, 30, 31, 32 पॉलिटिकल के लिए, 340 ओबीसी के लिए, ये सब सारे के सारे आरक्षण से संबंधित साथियों ये आर्टिकल्स हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है भारत का, जो संविधान का जो है वो 3 जो भाग हिस्सा है। एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट, वो जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक रन करता है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 13 के बारे में साथियों मैं आप लोगों को बताऊंगा, 12 के बारे में आपको बताया, यहाँ पे जिक्र किया गया है इसका। ये इसको साथियों आप लोग ध्यान से यहाँ पे सुनने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, आप ध्यान से सुनिए साथियों। आरक्षण का जिक्र साथियों, आरक्षण का जो जिक्र है वो भाग 3 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 15 से लेकर के वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चलता है। तो आर्टिकल 15(4), ये 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट आरक्षण का जिक्र पार्ट 3 में ना होकर के पार्ट 4 में होता। पार्ट 4 जो है इसका मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बात हिंदी में भाग 4 है। भाग 3 में, भाग 4 में एक बेसिक अंतर है। भाग 3 का कोई भी अधिकार अगर तुम्हारा वायलेट होता है, उसको खंडन होता है, उसका यूज नहीं होता है, विरोध होता है, आपका यूज नहीं, आपको कोई विरोध करता है, टूट जाता है आपका अधिकार, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेक्शन आर्टिकल 32 एंड 226, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। अगर आपके इस हिस्से का, आप इसको देख सकते हैं अपने नेट पर, अगर इस पार्ट 3 के किसी भी आर्टिकल का कोई भी वायलेशन होता है किसी भी नागरिक का, तो इसके खिलाफ आप लोग, स्टेट के खिलाफ आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर इसका पार्ट 4 का कोई भी आपका अधिकार, जैसे कि सरकार सड़क बनाएगी, ये इसमें लिखा हुआ है, सरकार विकास करेगी, सरकार ये देगी, सरकार वो देगी, नौकरी देगी, वो देगी, ये आपका इसमें लिखा हुआ है। अगर ये सरकार नहीं करती है तो तब भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। इसमें जो है
अनुच्छेद 12 जो शुरू होता है उसमें सबसे पहले स्टेट के बारे में बताया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, राजा के विपरीत होते हैं, ये राजा के पक्ष के होते हैं, इसकी राजा की मर्जी है, लेकिन ये राजा की मर्जी नहीं है, ये राजा के खिलाफ होते हैं ये अधिकार सम्मानित साथियों। इसलिए कर राजा का जिक्र किया, स्टेट का जिक्र किया यहाँ का आर्टिकल सेक्शन उसमें आर्टिकल 12 के अंदर सम्मानित साथियों। तो इसलिए अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होता, अगर आर्टिकल 15 आरक्षण जो है फंडामेंटल राइट नहीं होता, तो फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में लिखा हुआ नहीं होता। ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। फंडामेंटल राइट वाले FR फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट में आरक्षण का जिक्र होना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहां से बोल रहा है, जज कहां से बोल रहे हैं, किस प्रकार से ये लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं देशों में, हमारे देश में विदेशों के लोग सोचेंगे यार ये कैसे जज बन गए, तो वो कॉलेजियम का चक्कर है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं सम्मानित साथियों। तो इसलिए मैं बहस करने के लिए इसके लिए तैयार हूं कि फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में, मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में आर्टिकल 15 में 4 में आरक्षण का जिक्र करना ही, और इस हिस्से में जिक्र नहीं करना, इसमें जिक्र नहीं करना। अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होता, अपने सरकार की अपनी मर्जी होती वो देता या नहीं देता, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार नागरिक के पास नहीं होता, तो उसका जिक्र इस वाले पार्ट 4 में होता। लेकिन पार्ट 3 में, मैं फिर बोल रहा हूं, पार्ट 3 में आरक्षण का वर्णित करना, उसका जिक्र ही नहीं वर्णित करना, उसको वहां पे रखना। तो फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में, मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में आरक्षण की बात को रखना ही इस बात को प्रूफ करता है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके अकॉर्डिंग सम्मानित साथियों ये बनता है, वरना इसका जिक्र नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए आर्टिकल 21A फॉर अमेंडमेंट, वो भी अमेंडमेंट था, ये भी अमेंडमेंट है सम्मानित साथियों। अनुच्छेद 21, ये राइट टू लाइफ से संबंधित, ये आपको जीने का अधिकार है। क्यों? फंडामेंटल राइट है। पहले जो ये था, ये राइट टू एजुकेशन बना, पहले ये पार्ट 4 में था, सरकार नागरिकों को पढ़ाएगी, ये बात इसमें लिखी हुई थी, पार्ट 4 में लिखी हुई थी, नीति निर्देशक तत्व में लिखी हुई थी कि वो पढ़ाएगी, नहीं पढ़ाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले ये जब यहां पर लिखा हुआ था तो इसके लिए सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन यहां से उठा करके आर्टिकल 39 से शायद लगभग से उसको उठा करके आर्टिकल 21A में लाया, राइट टू लाइफ के साथ राइट टू एजुकेशन जोड़ा। तो जब ये राइट टू एजुकेशन जब यहां पर था, DPSP में था, तो तब ये फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन जब इस राइट टू एजुकेशन को यहां से उठा करके आर्टिकल 21 इस भाग में लाया गया, तो तभी से इस राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में इस देश में माना गया। साथियों ये बेसिक उदाहरण मैंने